Assalamu alaikum everyone. My name is Ramsha Siddiqui and I'm a clinical dietitian. I am also registered to Pakistan Nutrition and Dietetics Society and I'm currently working in the Indus Hospital, Karachi. So the topic of my today's presentation is basics of enteral nutrition, and if we are going to talk about today's topic, I'm going to cover about what exactly enteral nutrition is, and I'm going to talk about the indication and routes of enteral nutrition. ऐसी कौन सी conditions हैं जिनमें enteral nutrition start होता है. इसके बाद I would be discussing how to initiate enteral nutrition and the route map of formula selection, what are the different types of formulas that are used for enteral nutrition. इसके बाद I would be overseeing the algorithm for EN versus PN, feeding modes for EN, what are the common problems that we face when we are dealing with patients of enteral nutrition, and last but not the least, how we would assess that हमारा patient EN tolerate कर रहा है या नहीं कर रहा. So this is the roadmap that I'm going to cover. सो इंडिकेशन है क्या इंटेरियर न्यूट्रिशन की. जब भी कोई पेशेंट आपका ओरली पर ओरल इनटेक उसका इनएडिकेट हो, काफ़ी ना हो कि उसकी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी ना हो रही हों, और जीआई ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, आपको ये बात पता है कि जीआई ट्रैक्ट आपका गट टॉलरेट कर सकता है फीडिंग किसी भी किस्म की, वो काम कर सकता है डाइजेशन का, तो उस वक्त फिर आप इंटेरियर न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं. दिस इज द मेन कंडीशन. सबसे पहली चीज ये कि आपकी कैलोरीज मीट ना हो रही हो, न्यूट्रिशन इनटेक प्रॉपर ना हो ओरली, और आपका जीआई ट्रैक काम कर रहा है. ये आपकी फोर मोस्ट इंडिकेशन है कि आपको इंटेरियर न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए और आप जा सकते हैं. रूट्स क्या होंगे ये एक्सेस के. सबसे पहला रूट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी कि नाक से नल की डाल के गैस्ट्रिक स्टमक में उसका एंड होना. नेजोडेडिनल ट्यूब, यानी कि नोज से निकल के duodenum में द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होना. नेजोजेजुनल ट्यूब, फीडिंग ट्यूब का नोज से एंटर होकर जेजुनम में एंड होना. इसके अलावा थर्ड रूट इज ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसमें आपके पास जो फीडिंग ट्यूब होती है वो बेसिकली आपके ओरल कैविटी से एंटर होकर आपके स्टमक में या आपके डोडेनम में या आपके जेजुनम में, ये आपके रूट्स होते हैं आपके ओरोगैस्ट्रिक के. यानी कि ऐसी कंडीशन जब आपका नोज से एक्सेस नहीं हो सकता तो आप माउथ से भी ट्यूब एंटर कर सकते हैं. दीज आर द एक्सेस फॉर योर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब्स. सो इसके अलावा देर आर टू डिफरेंट रूट्स जो कि आपकी ट्यूब्स आपके नोज या माउथ से एंटर नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फिर आप स्किन के थ्रू भी इंसर्शन उनकी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास गैस्ट्रोस्टमी, यानी कि आपके स्टमक में डायरेक्ट परक्यूटेनियसली बोर करके आपके ट्यूब एंटर की जाती है, या जिजनोस्टमी, जिसमें आपके जजनम में ट्यूब आपके स्किन के थ्रू इंसिजन करके आपके जजनम में एंटर की जाती है, जिसके थ्रू आप इजीली फीडिंग्स कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक रूट्स फॉर योर इंटेरियर न्यूट्रिशन एक्सेस. सो आपके जो साइट प्लेसमेंट है वो अक्सर आपके ड्यूरेशन ऑफ ईएन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन सपोर्ट अगर आपको इंटेरल देनी होती है तो आप नेजोगैस्ट्रिक, नेजोजेजनल, नेजोडुडेनल और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब्स की तरफ जाते हैं. और अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्यूब्स की तरफ, लॉन्ग टर्म एक्सेस की तरफ जाना है, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन सपोर्ट की जरूरत है, कोई ऐसी कंडीशन है, किसी किस्म का ऐसा कैंसर, ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से ईएन न्यूट्रिशन आपको लॉन्ग टर्म देनी है, तो उस वक्त आप पेग या पेज यानी कि इन पुराने रूट्स की इन परक्यूटेनियस रूट्स की तरफ आप जाते हैं, गैस्ट्रोस्टमी और जिजनोस्टमी वाले. सो दीज आर द रूट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म एक्सेस, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फॉर ईएन. सो व्हाट इज द रोड मैप फॉर इनिशिएटिंग ईएन. ईएन किस वक्त इनिशिएट की जाए और किस तरह, क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप्स क्या है फॉर इनिशिएटिंग ईएन. सबसे पहले तो इंडिकेशन होगी. व्हेन यू रियलाइज दैट हाँ पेशेंट को इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन की नीड है, पेशेंट का ओरल इनटेक एडिकेट नहीं है फॉर मोर देन 4 to 5 days, पेशेंट को किसी किस्म की ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो ओरली खाना नहीं खा पा रहा है, तो आपको पता चल गया कि आपने पेशेंट की ट्यूब फीड प्लेस करनी है और उसकी न्यूट्रिशन स्टार्ट करनी है.
साइड फॉर ट्यूब प्लेसमेंट क्या होगी? पेशेंट को नाक से नलकी डालनी है या पेशेंट के मुंह से डालनी है, या लेट्स सपोज पेशेंट को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देनी है तो नाक और मुंह से, शॉर्ट टर्म तो आप दे नहीं सकते, लॉन्ग टर्म देनी है तो फिर आपने उसको पेग या पेज लगाना है। तो ये साइड फॉर ट्यूब प्लेसमेंट भी डिसाइड होती है। जब ये दोनों चीजें हो जाए तो इसके बाद आप थर्ड स्टेप आपका फॉर्मूला सिलेक्शन होता है कि आपने ये डिसाइड तो कर लिया कि ट्यूब एक्सेस क्या है, इसके बाद फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट होगा ये आपने डिफाइन करना है। फॉर्मूला सिलेक्शन में आपके नोन केस ऑफ डिजीजेस भी आपके आ जाते हैं कि कौन कौन सी डिजीज आपके पेशेंट को है और क्या आपके पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी रेंजेस हैं। थर्ड, आपके पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं पेशेंट को जो कि आपको कंसिडर करनी है। रेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इंटरनल न्यूट्रिशन जो आप पेशेंट को देंगे वो किस रेट पे देंगे, मतलब कि कितने वक्फे वक्फे से देंगे और कितने अमाउंट से देंगे, किस तरीके से देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके फोर्थ स्टेप में आती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल आई वुड से कॉम्पिटेंसी ऑफ अ डाइटिशियन। आप एज अ डाइटिशियन आपकी कॉम्पिटेंसी इस स्टेप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, एंड विद एक्सपीरियंस इट इवन गेट्स बेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चेकिंग टॉलरेंस फॉर इंटेरियर न्यूट्रिशन, कि आप इंटेरियर न्यूट्रिशन की टॉलरेंस किस तरह बार बार चेक करेंगे। So, how would you be selecting an enteral nutrition formula? Number one is GI tract function intact. क्या आपका GI tract functioning है? ऐसा तो नहीं है कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट काम ही नहीं कर रहा। सेकेंड इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला की ऑस्मोलैरिटी क्या है, उसका फाइबर कंटेंट क्या है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकेशन उसकी क्या है, उसका प्रोटीन किस टाइप का मौजूद है उसके अंदर, इसी तरह उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल किस तरह का है, आपके पेशेंट की कंडीशन से, पेशेंट की नीड से मैच करता है या नहीं करता। लेट्स सपोज आपका पेशेंट डायबिटिक है, इफ यू हैव अ डायबिटिक पेशेंट तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की कौन सी सोर्स इस्तेमाल हो रही है जो कि आपके पेशेंट की शुगर्स फौरन तो नहीं बढ़ा देगा। अगर आपका पेशेंट इज compromised of renal function, patient is on dialysis support, तो उसकी obviously micronutrient इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे, उसकी नीड्स डिफरेंट होंगी, तो क्या आपके फॉर्मूला की जो नीड जो कंपोजिशन है वो उससे मैच करती है या नहीं करती है, यू हैव टू कंसिडर दैट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर अंडरमाइन हो जाता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द फॉर्मूला। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहे हैं, पेशेंट को घर जाकर भी ट्यूब फीड पर रहना है, तो उस फॉर्मूला की कॉस्ट क्या है, क्या वो पेशेंट वो फॉर्मूला अफोर्ड कर भी पाएगा। Being a dietitian, this is also another point that you need to consider, which is often not understood by many newbies, many new dietitians, is the cost of the formula itself. ये भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट अ फार्मूला दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव विच इज नॉट easily afforded by the patient, there is a possibility कि पेशेंट उस फार्मूला को छोड़कर कोई इम्प्रॉपर सोर्सेज ऑफ फूड की तरफ जाए जो कि वो ट्यूब से देना शुरू कर दे और पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए। So cost is also another important selection formula for EN when you're dealing with a patient. So, what are the types of EN formulas? Types of EN formulas are easily divided into four types. Number one is the standard formula. स्टैंडर्ड फार्मूला वो आम फार्मूला होता है जो कि एक ऐसा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो कि इजीली डाइजेस्ट कर सकता हो, उसको आप इजीली दे सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, जिसमें आपके Abbott or Nestle Health Sciences के, if I would like try to take some names, ग्लूसर्ना और इंश्योर आ सकता है, कॉमन फार्मूलाज जो कि यूज हो रहे होते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड फार्मूलाज। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक इंटैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का होना जरूरी है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज हो तो ये फार्मूला इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसकी ऑस्मोलैरिटी अराउंड 300 to 500 मिली ऑस्मोल पर केजी है, एंड ये टिपिकली 1 to 1.2 किलो कैलोरीज पर एमएल दे रहा होता है। दीज आर द रिप्लेसमेंट फॉर मील, ये अक्सर एज अ मील रिप्लेसमेंट ओरली भी पेशेंट्स को दिए जा रहे होते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड इंटेरल न्यूट्रिशन फॉर्मूलाज। सेकेंड टाइप इज द सेमी एलिमेंटल फॉर्मूला, जिसको हम अक्सर पेप्टाइड बेस्ड फॉर्मूला भी कह रहे होते हैं।
ये वो फॉर्मूला होता है जिसमें हाइड्रोलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इन फॉर्मूलाज को ऐसे कंडीशंस में हम दे रहे होते हैं जिसमें कोई डाइजेशन इश्यूज हो, कॉम्प्रोमाइज्ड गट फंक्शन हो, तो उसमें हम ये हाइड्रोलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल नेस्ले हेल्थ साइंसेज का पेप्टामेन भी हो सकता है। इट इज अ सेमी एलिमेंटल फॉर्मूला, इट डज नॉट हैव एनी digestibility issues. Third type would be the disease specific formula. If you have a patient which has specific needs related to his comorbids, related to his disease condition, उस सूरत हाल में आप disease specific formulas की तरफ जाते हैं जिसमें common types hepatic, renal, pulmonary disease और glucose intolerance या diabetic patients की तरफ आ जाता है. These formulas are actually really expensive for patients. Patients के लिए affordability issues काफी हो जाते हैं if you're going for a disease specific formula. Fourth type of en formula is not exactly a formula, I would say it is more of an add on. ये आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ यूज कर रहे होते हैं, लाइक आप या तो स्टैंडर्ड सेमी एलिमेंटल या डिजीज स्पेसिफिक फॉर्मूला के साथ ऐड करके यूज करते हैं। ये यूजुअली किसी एक सिंगल न्यूट्रिएंट को मौजूद होता है, किसी एक न्यूट्रिएंट इसके अंदर होता है, यानी कि या तो इसके अंदर प्रोटीन होगा या तो इसके अंदर यू कुड से कार्ब्स होंगे जो कि पेशेंट की या तो सिर्फ कैलोरिक या प्रोटीन कंटेंट को इनहांस करने के लिए दे रहे होते हैं। यानी कि आप अगर किसी पेशेंट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रहे हैं लेकिन उस पेशेंट की नीड्स बहुत ज्यादा है, उसका प्रोटीन नीड बहुत ज्यादा है ड्यू टू एनी कंडीशन, तो आप प्रोटीन मॉड्यूलर फॉर्मूला उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ऐड करके उस पेशेंट को दे सकते हैं। Usually, modulars are also expensive and they add to the cost of formulas to patients if they are prescribed for home use for long term. So, this is one of the most important slide of this presentation because it is basically a decision making algorithm for EN versus PN. यानी कि how are you going to decide your internal nutrition process? If you're viewing this slide, I would like you to save it or memorize it or note it down because it's going to help you out in your clinical practice a lot. Being a dietitian, this is the formula, this is the algorithm that you're going to follow. So, the first question that you're going to ask yourself when you're dealing with a patient and you're deciding कि इसको कौन सी nutrition support देनी है is that कि क्या आपके patient का GI tract functional है? If it is not functional, अगर आपका GI tract किसी भी वजह से compromise है, काम नहीं कर रहा, कोई ऐसी सर्जरी है कि जिसकी वजह से gut काम नहीं कर सकती for a number of days, then it's no. You're going to go for parenteral nutrition. You're not going to opt for enteral nutrition. आप पेशेंट को डायरेक्ट parenteral पर डालेंगे। अगर आपका पेशेंट का GI tract functional है, yes, then the second question that you're going to ask is, can nutritional requirements be met with oral intake? क्या आपका पेशेंट orally इतना खा रहा है कि उसकी needs पूरी हो रही हैं easily? तो इफ इट्स यस देन आपको अपने पेशेंट को इंटेरल या पैरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देनी है, आपको पेशेंट के लिए नाक की नल की पास नहीं करनी है। सेकंड वुड बी अगर आपकी पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं ओरल इनटेक से, देन यू आर गोइंग टू गो फॉर इंटेरल न्यूट्रिशन। यस, आपकी इंटेरल न्यूट्रिशन इंडिकेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिसाइड होने के बाद कि यस योर ईएन इज नीडेड, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वुड बी, डज द पेशेंट हैव impaired डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन? पेशेंट को कोई डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन इशू तो नहीं है? अगर पेशेंट को कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इशू नहीं है, अगर है तो फिर आपने एलिमेंटल या सेमी एलिमेंटल फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा, पेप्टाइड बेस्ड होगा, जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो आप उस फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। अगर उसे कोई इशू नहीं है, इफ इट्स नो, देन आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोलाइट रिस्ट्रिक्शन है तो फिर आपने पेशेंट को रीनल फार्मूला देना है, बिकॉज देर आर सर्टेन रीनल फार्मूलाज जो कि बहुत लो कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं, जो कि पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो यू कैन कंसिडर अ रीनल फार्मूला। अगर आपके पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आपने अपना नेक्स्ट सवाल आपका ये होगा कि पेशेंट की कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है। अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है तो क्या पेशेंट की हाई एनर्जी नीड्स है? अगर पेशेंट की हाई एनर्जी नीड्स हैं तो फिर आपने हाई एनर्जी कैलोरिक फॉर्मूला, डेंस फॉर्मूला यूज करना है जो कि कम फ्लूइड में ज्यादा कैलोरीज दे रहा होता है। Those formulas are typically 1.5 to 2 kilocalories per ml. There are
अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज जो कि बहुत डेंस होते हैं, जो कि ऐसे पेशेंट्स को दिए जा रहे होते हैं जिनमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है और हाई न्यूट्रिशन, हाई कैलोरिक नीड्स होती हैं, उन्हें आप सच फॉर्मूलाज प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट को कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या हाई एनर्जी नीड्स नहीं है, तो क्या आपके पेशेंट की हाई प्रोटीन नीड्स हैं? अगर हाई प्रोटीन नीड्स हैं, तो आपने हाई प्रोटीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला देना है। अगर हाई प्रोटीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो आप उसके साथ-साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ कोई प्रोटीन मॉड्यूलर भी दे सकते हैं। इफ योर पेशेंट डज़ नॉट हैव हाई प्रोटीन नीड, आपको सिर्फ़ उसे स्टैंडर्ड कैलोरीज़ देनी है, सिर्फ़ उसको कैलोरिक जो है प्रोविज़न करना है, तो फिर आप स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन फॉर्मूला है सारा स्टैंडर्ड एंटेरल न्यूट्रिशन फॉर्मूला की तरफ जाएँगे, व्हिच प्रोवाइड्स अबाउट 1 to 1.2 किलो कैलोरीज़ पर एमएल। तो आप इज़िली ये सजेस्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट को। So this is the algorithm that is going to help you a lot in your clinical practice. Next is the feeding mode. क्या mode of feeding इस्तेमाल होते हैं during hospitalization? The first mode of feeding, which is rather common, especially अगर आपका patient stable हो, that is bolus feeding. Bolus feeding क्या है? Bolus feeding is basically a feeding method जिसमें किसी syringe के through या gravity के through, gravity as in कि आपने syringe bore के अंदर feeding tube के अंदर direct supplement डाल देते हैं और ग्रेविटी के सहारे उसको इजीली डिलीवर होने देते हैं 5 to 10 मिनट्स ऑफ पीरियड के अंदर। दिस इज बोलस फीडिंग। और बोलस एज इन कि आप थोड़े गैप्स के साथ दे रहे होते हैं, लाइक 4 to 6 टाइम्स अ डे आपने या तो सिरिंज की मदद से आपने प्लंज किया इनसाइड द ट्यूब, या आपने डायरेक्ट उसे फीडिंग ट्यूब में डाल के होल्ड किया ऊपर और उसको इजीली नीचे जाने दिया। दैट